नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है। आज अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप को क्लीन चिट देने वाली सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिपोर्ट को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग मामले पर सेबी की जांच सही है, एसआईटी जांच की जरूरत नहीं है। सेबी बाकी 2 केस की जांच 3 महीने में पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट पैनल और सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट पर जांच का आदेश नहीं दे सकते। ओसीसीआरपी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सबूत नहीं मान सकते। पीआईएल का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाए। हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई कमेटी की रिपोर्ट को बरकरार रखा है। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्या कहा था। जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने ये कहा था कि प्राथमिक जांच के मुताबिक किसी भी कानून की अवहेलना नहीं हुई है। अडानी ग्रुप के शेयरों के चढ़ने में कोई भी कानून टूटा नहीं है। सेबी को शेयरों की कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है और अडानी ग्रुप की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के कोई सबूत नहीं है। अडानी ग्रुप ने किसी भी निवेश कानून को नहीं तोड़ा है। अडानी ग्रुप ने मुनाफा कमाने वालों के नाम उजागर किए। अडानी ग्रुप ने जो सूचनाएं दी उसमें सेबी को कोई खामी नहीं मिली। पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का पालन किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में रिटेल निवेश बढ़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने शेयर धारकों को राहत देने की कोशिश की है। इस पर जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी। The salient features of the judgment pronounced today are as follows. 1. That the court has trusted the SEBI investigation. The SEBI investigation is complete in 22 out of 24 instances. The remaining 2 will also be finished by SEBI within 3 months. The court has said that it trusts SEBI. It does not warrant any CBI or any other police investigation as demanded in the 4 writ petitions before the Supreme Court. The Supreme Court has also said that we will not pass any order directing framing of any new regulations as was demanded by the petitioners by SEBI. The Supreme Court has trusted SEBI to do whatever it has to do. फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया है और ये लिखा है उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। पूर्व एएसजी सिद्धार्थ लूथरा से बात की है हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। हिंडनबर्ग पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ सिद्धार्थ लूथरा जो एएसजी पूर्व एएसजी हैं और वरिष्ठ वकील हैं, वो भी हमारे साथ है। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 चीज़ें कही हैं। पहला तो उनको कहना था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही नहीं है, ओसीसीआरपी रिपोर्ट सही नहीं है और उनको माना नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि सेबी और जो भारत में सिस्टम है, रेगुलेशंस हैं, कानूनी प्रावधान है, उन पे कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया जा सकता क्योंकि वो कानून सही हैं। और पिटिशनर को अगर लगता है कि कानून में कोई कमी है तो उसमें कोर्ट दखल अंदाजी नहीं देगी। तीसरी चीज़ कोर्ट ने कहा है कि इस केस में कोई एसआईटी की ज़रूरत नहीं है और जो 20 इंस्टेंस हैं 22 में से जिन पे रिपोर्ट आ गई है, उसमें कोर्ट का मानना है कि कोई कमी नहीं है और एकदम रिपोर्ट सही है सेबी की। उनका कहना है कि सेबी ने जो किया सही किया। इसलिए मेरा मानना है कि अभी तो जो सेबी की रिपोर्ट है उसने अडानी कंपनीज को कम्प्लीटली एग्जोनरेट कर दिया, साफ क्लीन चिट दे दिए और इसलिए जो 2 रिपोर्टें हैं, दो इंस्टेंसेस हैं, उनकी रिपोर्ट 3 महीने में आएगी।
जी, दूसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ कहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे, ओसीसीआरपी रिपोर्ट पे, और कहा है कि मीडिया की रिपोर्ट को आप अंतिम सत्य नहीं मान सकते हो, आपको पीआईएल का जो मतलब था वो कुछ और था। इसके पीछे उनका कहने का क्या मतलब है कि कोई सबूत भी देना चाहिए, सिर्फ आप किसी रिपोर्ट के आधार पर पीआईएल दाखिल करें ये भी ठीक नहीं और अदालत दखल दे। अब आप मीडिया वाले मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना ही पड़ेगा कि आज ही नहीं, एक 2005 की जजमेंट थी बी सिंह की, डॉक्टर बी सिंह की। सुप्रीम कोर्ट में 2005 में ही कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स, अखबारों की न्यूज़ रिपोर्ट्स पे कोर्ट को पीआईएल पे एक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने पीआईएल फाइल करनी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई पीआईएल कॉज फाइल करते हो तो उसमें आपके पास कोई ऐसा सबूत होना चाहिए जिससे कोर्ट को लगे कि कोई अन्याय हो रहा है, कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। अगर आप नहीं करेंगे और आप वैसे ही जिसे कहते हैं कच्ची खबरों पे आप रिपोर्ट दे देंगे या किसी की ओपिनियन पे पिटीशन फाइल करेंगे तो उसका यही हश्र होगा। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी, लेकिन बीच में एक फेज आई थी जब सुप्रीम कोर्ट अखबार की रिपोर्ट्स पे भी पीआईएल एंटरटेन कर रही थी। अब उन्होंने व्यू फिर वही पुराने वाला व्यू लेना शुरू कर दिया है। एक और सर बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ भी देखें, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उस पर भी जांच हो। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रहा है कि जो शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कहा था कि निवेशकों का हित उसके लिए सबसे बड़ा, इसलिए उसने इसको एंटरटेन किया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही दिशा में निवेशकों के हित की ओर बढ़ रहा है? देखिए, किसी भी अदालत को आम आदमी के हित की सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी ही ऐसे केसेस में नुकसान पाता है और निवेशकों को जो नुकसान इसमें हुआ है उसकी जवाबदेही कोई तो देगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है, इसके क्या मायने हैं, निवेशकों पर इसका क्या असर होगा, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष भार्गव। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है उस पर कोर्ट का जो है वो सीमित दखल होना चाहिए। उन्होंने एक तरीके से लक्ष्मण रेखा यहाँ पर खींची है कि ऐसे मामलों में जहाँ पर एलिगेशन सीधे रेगुलेटरी मैकेनिज्म के खिलाफ हों और सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी के खिलाफ हों, नियामक निकाय के खिलाफ हों, तो कोर्ट को थोड़ा सा खुद पे आत्म संयम करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए और सीमित तरीके से दखल देना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों के लिए सेबी ही सक्षम निकाय है जो इस मामलों की जांच कर सकता है। और जो भी पैनल की रिपोर्ट आई है, सेबी ने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, उससे एक बात साफ होती है कि याचिकाकर्ता ये आधार बनाने में नाकाम रहे हैं कि वहां पर इस पूरे मामले में सेबी की ओर से, नियमों की ओर से, कानून में किसी तरह से कोई कमी थी, कोई खामी थी, जिसके आधार पर एसआईटी या सीबीआई की जांच के आदेश दिए जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसे मामले में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ नियामक तंत्र की बात की है, बल्कि पीआईएल का जो जुडिक्शन है उसको एक बड़े कैनवस पर एक बार कहा है और कहा कि सिर्फ तीसरे पक्ष पे या किसी संगठन पे या मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर पीआईएल को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर कोई सबूत भी होने चाहिए। वकीलों को नसीहत दी है कि उसके ऊपर थोड़े सबूत जुटाए जाए। सिर्फ पीआईएल का मकसद ये नहीं था, वहाँ फंडामेंटल राइट जहां पर होते हैं, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसके लिए पीआईएल है तो उसका वहीं पर इस्तेमाल हो। तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा भी खींची और ये बताने की भी कोशिश की है कि हर मुद्दे पर कोई रिपोर्ट छपने के बाद पीआईएल लेकर सुप्रीम कोर्ट आना, अदालत में आना और फिर जांच करना, वो सही तरीका नहीं है। एक तरीके से सिरे से इन तमाम दावों को, तमाम जो दलीलें थी यहाँ पर, उनको नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट। और प्रवर्तन निदेशालय ने अलग अलग मामलों में दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को कई बार समन किया, लेकिन दोनों ने ही पेश होने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ने ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन को गैर कानूनी बताया है। उनका ये कहना है कि ईडी ने बीजेपी के इशारे पर समन किया है। ईडी केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करना चाहती है और दूसरी तरफ झारखंड में जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलों के बीच आज चीफ मिनिस्टर के आवास पर सत्ता पक्ष के विधायकों की अहम बैठक भी हुई। सोरेन की गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें भी तेज हैं और इस बीच झारखंड में हेमंत सोरेन के करीबी कारोबारियों पर ईडी की छापेमारी भी चल रही है।
तो केजरीवाल बनाम ईडी जो मामला है उसमें आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पूरा सहयोग करेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन समन जो है ईडी का समन वो गैर कानूनी है। और ईडी का कहना है कि समन पूरी तरह से कानूनी है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ईडी की मंशा सिर्फ गिरफ्तारी है, जबकि ईडी कह रही है कि आप प्रक्रिया में बाधा न डालें, जो प्रक्रिया है उसे चलने दें। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। तो ईडी बनाम आम आदमी पार्टी, काफी समय से देखा जा रहा है केजरीवाल लगातार इनकार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है शरद अब कि वो ईडी जो है सवाल भेज दे और वो जवाब देंगे। क्या विस्तार है इस पर? जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हूं और 26 जनवरी की तैयारी करनी है। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव भी होना है, तो मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं आम आदमी पार्टी का, तो उसके नाते भी मैं व्यस्त हूं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पहले भी मैंने जो आपत्तियां जाहिर की थी पहले के समन पर, उस पर ईडी ने जवाब नहीं दिया है और उससे मिलता जुलता ही एक बार फिर से समन भेज दिया है। उसका मतलब यह है कि आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और आप मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, निहित स्वार्थों के तहत आप ये काम कर रहे हैं। और उनका ये कहना है, अंत में उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों का जवाब दें ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आपकी मंशा क्या है और जांच का दायरा आपका क्या है। आपको याद ही होगा कि अरविंद केजरीवाल ने ये पूछा था ईडी से कि मुझे आप किस नाते बुला रहे हैं, क्या गवाह के तौर पर बुला रहे हैं या आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, इंडिविजुअल के तौर पर बुला रहे हैं या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं। तो ये कह के अब 3 समन जो हैं अरविंद केजरीवाल उसको नकार चुके हैं। तो अब अटकलें ये लग रही हैं कि अब ईडी क्या करेगी। उसके पास 2 विकल्प हैं नगमा, कि एक तो ईडी कोर्ट जा सकती है और वहां से नॉन बेलेबल वारंट के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। हालांकि वो एक प्रोसीजर है पूरा, जिसमें कोर्ट नोटिस जारी करेगी और ये पूछेगी कि आप बताइए आपको क्यों बुलवाना है एक मुख्यमंत्री को, और उस पर फिर दोनों तरफ से सवाल जवाब चलेगा। वो एक प्रक्रिया है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री को 6 बार समन भेजा है, वो नहीं आए, तो 7वीं बार समन भेजा है, तो हो सकता है कि 3 बार समन भेजने के बाद में 4थी बार समन फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा जाए। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि अब ईडी क्या करने वाली है। लेकिन हाँ, इससे एक परसेप्शन बीजेपी ये जरूर क्रिएट करना चाह रही है कि देखिए, अगर कुछ गलत नहीं किया है अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, तो आप क्यों पेश नहीं हो रहे हैं ईडी के सामने। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो लोग पहले पेश हो गए, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, उन्हें कौन सा आपने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया और ये मान लिया कि हाँ वो निर्दोष रहे होंगे, इसलिए वो जांच में सहयोग करने के लिए आ गए हैं। तो अब ईडी के अगले कदम पर नजर है कि क्या अगला समन आएगा या फिर ईडी कोर्ट का रुख करेगी। जी शुक्रिया आपका शरद। ये विकल्प हैं ईडी के सामने, जैसा शरद बता रहे हैं कि या तो फिर और समन दे जिस तरह से हम झारखंड में देख रहे हैं, या फिर कोर्ट का रुख करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया है। और इस बीच ईडी का ये कहना है कि वो जांच पड़ताल जो हो रही है उसमें बाधा न डालें। शराब घोटाले का मामला है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का मामला है, तो हेमंत सोरेन के मामले पर नजर डालते हैं। अब हेमंत सोरेन बनाम ईडी, इसमें यह हो रहा है कि जो जेएमएम है वो उसका ये कहना है कि सरकार को अस्थिर करने के बीजेपी के लिए बीजेपी जो है वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है। और ईडी का कहना है कि ये जो समन भेजा जा रहा है, 7वीं बार समन भेजा गया है हेमंत सोरेन को, वो पूरी तरह से कानूनी है, सीएम से सवाल करने की जरूरत है। तो ये कह रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन जेएमएम क्या कहना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है सरकार को अस्थिर करने के लिए। तो ये 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मामला है। एक तरफ दिल्ली में ये चल रहा है कि ईडी समन भेज रही है अरविंद केजरीवाल को, दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन को कई बार समन भेजा गया है, 6ठी बार के बाद अब 7वीं बार भी समन भेजा गया है। और अब ये भी सवाल है कि ईडी के पास क्या विकल्प बचते हैं। ईडी क्या एक और समन भेजेगी या फिर ईडी कोर्ट का रुख करेगी, और कोर्ट के पास अगर ईडी जाती है तो फिर उसकी भी एक प्रक्रिया है, लंबा सवाल जवाब उसमें लंबे होंगे और उसके बाद ही ये होगा कि मुख्यमंत्रियों को समन क्यों किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले जिन लोगों को समन किया गया जब वो गए
तो उन्हें सीधे गिरफ्तार किया गया है। तो अब ये सिर्फ एक गिरफ्तारी का बहाना है ऐसा। और अरविंद केजरीवाल को पहले भी जब बुलाया गया था तो वो एक बार उन्होंने कई दफा कई तरह के इसके लिए कारण दिए हैं कि वो नहीं पेश हो सकते। इस बार भी उनका कहना है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, गणतंत्र दिवस की तैयारी करनी है। उसके पहले भी वो विपाशना के लिए चले गए थे, तो वो पेश नहीं हो रहे हैं। और इधर हेमंत सोरेन भी पेश नहीं हो रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। आपको इस बीच ये भी बता दें कि ईडी की छापेमारी चल रही है झारखंड में। जो हेमंत एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ईडी की छापेमारी हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीबियों के खिलाफ, वो उसमें क्या हो रहा है। हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं उन पर छापेमारी हो रही है। 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसमें हेमंत सोरेन को भी समन किया गया है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से जो माइनिंग हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग। हेमंत सोरेन ने ईडी के जांच पर ही सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनकी इमेज को, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। और यहां पर जो एक अस्थिरता बनी हुई है, पॉलिटिकल राजनीतिक हालात जो हैं वो असमंजसपूर्ण है, ये कहना है। इधर ईडी की छापेमारी हेमंत सोरेन के करीबियों पर भी चल रही है। हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह तो हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर के कलेक्टर ने कल हुई एक बैठक में एक ट्रक ड्राइवर पर भड़क गए और ड्राइवर को उसकी औकात याद दिलाने लगे। इस चक्कर में उन्हें खुद शाजापुर से हटा दिया गया। आपको बता दें कि डीएम के ड्राइवर पर भड़कने का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद कलेक्टर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें शाजापुर से हटाया गया। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही सुनाते हैं आपको कलेक्टर साहब ने क्या कहा। क्या करोगे तुम? मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं आएगा। तुम वो भी नहीं पढ़ ले। हां, ऐसी बात हम पे असर कर रहे हैं। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूं बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलोगे नहीं है, क्या औकात है अपनी? बाबूजी औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूं आपको। पंजाब के लुधियाना में एक बड़ा हादसा हुआ है। खन्ना के पास डिवाइडर से टकराकर एक तेल टैंकर पलट गया, जिसके बाद इसमें भयानक आग लग गई है और आग लगने की वजह से ट्रैफिक रुक गया है। सूचना मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और आग लगने से पहले ही 2 लोगों को टैंकर से सुरक्षित निकाल लिया गया था। हालांकि निकालने के दौरान ही टैंकर में आग भड़क उठी। केरल के त्रिशूर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ है, जिसके बाद 2 लाख महिलाओं की एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री अपने 2 दिन के दक्षिण भारत दौरे के तहत तमिलनाडु और लक्षद्वीप होते हुए केरल पहुंचे। एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं स्त्री शक्ति का आभारी हूं जो इतनी बड़ी संख्या में मुझे अपना आशीर्वाद देने यहां पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून वर्षों तक लटकाए रखा। प्रधानमंत्री को करीब से उनकी एक झलक पाना चाहता है, उन्हें देखना। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून
बरसों तक लटकाए रखा, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। और महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। संसद से निष्कासन बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दे सकते, ये मामला इतना आसान नहीं है। महुआ मोइत्रा की संसद कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत देने की अर्जी ठुकराई गई है। हालांकि महुआ मोइत्रा के निष्कासन के खिलाफ अर्जी का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। 11 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में इस पर सुनवाई होगी। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है और युद्ध के बीच इजरायल सेना ने लेबनान के अंदर ड्रोन से हमला कर हमास के वरिष्ठ नेता सालेह अल अरोरी की हत्या कर दी है। हमास ने अपने आधिकारिक चैनल पर सालेह की मौत की पुष्टि की है। इजरायल ने धमकी दी थी कि दुनिया के हर कोने में छुपे हमास आतंकी का खात्मा कर देंगे। इस बीच सालेह की हत्या के बाद जॉर्डन से लेकर लेबनान तक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हमास ने इस हमले को कायरतापूर्ण बताया है और दूसरी तरफ एक डर भी पैदा हो रहा है कि युद्ध और बड़ा रूप न ले। और अब आपको एक और काम की खबर बताते हैं। मोबाइल फोन में रेलवे की अलग अलग सुविधाओं के लिए कई सारे ऐप रखने की जरूरत नहीं है। रेलवे अब आपके लिए एक सुपर ऐप लेकर आया है जिसमें तमाम सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। ये ऐप कैसा है, कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, जानकारी दे रहे हैं परिमल कुमार। रेलवे का सुपर ऐप रेलवे के तमाम ऐप की सुविधाओं को समेटे सारी सुविधाएं एक ऐप में। क्रिस यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इस ऐप को तैयार कर रहा है। इसमें आईआरसीटीसी की सुविधाएं जो ऐप पे मौजूद हैं उसके अलावा भी कई सुविधाएं होंगी। मसलन टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, या फिर आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, बस बुक करना हो, फ्लाइट बुक करनी हो, होटल बुक करना हो, ये तमाम सुविधाएं इस ऐप पर मौजूद होंगी। और अगर आपको पार्सल भेजना है या प्लेटफॉर्म पर उतरते ही आपको कुली चाहिए, कार्ट चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, तो इस ऐप में उसका भी सेक्शन बना होगा और इस ऐप के जरिए उसका फायदा भी आप ले सकते हैं। साथ में ये भी बताना जरूरी है कि अगर आपको रेलवे में कोई ऐड देना है तो उसकी सुविधाएं भी होंगी। ट्रेन की स्थिति जाननी है तो ये सुविधाएं भी होंगी। और साथ में अगर मेडिकल हेल्प चाहिए या कंपार्टमेंट में, जिस बॉगी में आप जर्नी कर रहे हैं उस कंपार्टमेंट में अगर आपको कोई सुविधा पहुंचनी जरूरी है, जैसे मान लीजिए बच्चा ट्रैवल कर रहा है आपके साथ और आपको दूध की जरूरत है, तो इस तरह इस ऐप के जरिए वो सुविधा भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। यही नहीं, जिस कंपार्टमेंट में आप हैं उसका चादर अगर खराब है, एसी ज्यादा ठंडक दे रही हो, तो इसके जरिए जो है, या साफ सफाई की समस्या हो तो इस ऐप में उसका भी प्रावधान होगा जिससे उसका निपटारा होगा। यानी शिकायतों को लेकर भी इस ऐप में तमाम तरह की जो शिकायतें होती हैं मुसाफिरों की, उसके निपटारे को लेकर इस ऐप में इंतजाम होगा। साथ में रेलवे के अधिकारी ने यह भी कहा कि आप जर्नी कर रहे हो, कोशिश इस बात की भी है कि मान लीजिए आपका शर्ट गंदा है या टी शर्ट गंदा है और आपको डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे चाहिए, तो वो भी इस ऐप के जरिए मुमकिन करवाया जाए। तो ये तमाम कोशिशें जो हैं वो रेलवे की तरफ से चल रही हैं। जितने भी ऐप हैं और उनकी सुविधाओं को एक ऐप में समेटने की ये कोशिश है। डेडलाइन के बारे में फिलहाल नहीं कहा गया है, लेकिन क्रिस इस पर काम कर रहा है, इसकी जानकारी रेलवे की तरफ से जरूर मिली है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और मकर संक्रांति को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मौके पर हर साल पतंगबाजी होती है। बाजारों में पतंगे और मांझे बिकने के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पे हर तरफ रंग बिरंगी पतंगे नजर आ रही हैं। खास करके गुजरात में ये त्यौहार बहुत जोर शोर से मनाया जाता है।